हाय गाइस, आज का हमारा लेक्चर है ऑस्टियोलॉजी ऑफ हैंड पे। इसमें हम हैंड की 27 बोन्स का एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ऑस्टियोलॉजी है, इसमें अटैचमेंट्स नहीं है। मूविंग ऑन, हमारे पास जब हम रिस्ट की बात करते हैं और हैंड की बात करते हैं तो हमारे पास 8 बोन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कार्पल बोन्स। ये 8 बोन्स कार्पल बोन्स होती हैं। ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटाकार्पल्स होते हैं और उसके बाद हमारे पास फैलेंजेस होते हैं। ठीक है। जो 8 कार्पल बोन्स हैं इसमें एक प्रॉक्सिमल रो होती है जो कि आपके रेडियस और अल्ना के बिल्कुल साथ होती है। तो बेसिकली रिस्ट जॉइंट के पास आपके पास एक प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स है और फिर डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स है। ठीक है। So this comes from the Greek word karpos, which means wrist, and it's made up of 8 carpal bones, which is arranged in 2 rows, as you can see in the image. Okay. Now, just to remember the carpal bones, there's a mnemonic and it's very famous. It's called "She looks too pretty, try to catch her." Um, to keep the video to keep the video appropriate, I will not mention another mnemonic that's going around in the university nowadays. But we do have a lot of mnemonics that can help you remember these 8 carpal bones. ओके तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स होती है। अगर हम लैटरल से मीडियल साइड पे जाएं, जब हम हाथ की बात करते हैं तो हमारे पास लैटरली थंब प्लेस्ड होता है और मीडियली पिंकी फिंगर। तो अगर हम लैटरल टू मीडियल साइड पे जा रहे हैं, हम लैटरल से मीडियल साइड पे जा रहे हैं, थंब से पिंकी फिंगर के पास जा रहे हैं, तो हमारे पास 4 बोन्स है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्कैफॉइड है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्कैफॉइड है। ये बोट की तरह की बोन होती है। लेट मी शो इट टू यू हियर। सो yeah, I can't. Okay, so this is the scaphoid. If you can you see this in the picture here? It's sort of blurring the image of the bone. This is the scaphoid. This is the lunate, and then we have the triquetrum, जिसके literally ऊपर placed होती है, attached होती है pisiform, right? So, okay, this is the scaphoid, and then we have the lunate, and then we have the triquetrum. ट्राइकोट्रम के ऊपर प्लेस्ड है पिसिफॉर्म। ठीक है। आई डोंट नो इफ यू वर एबल टू सी इट हियर, बट you were probably able to see it on this image. So we have the scaphoid, lunate, triquetrum के ऊपर पड़ी हुई है pisiform, right? Scaphoid ग्रीक बोर्ड रिस्ट से आती है। स्कैफर्ड का मतलब एक ग्रीक बोट होता है लैटिन में, क्योंकि ये थोड़ी बोट की तरह ऐसे प्लेस्ड होती है, थोड़ी सी ऑब्लॉन्ग शेप्ड होती है, बीच में इसकी एक वेस्ट होती है। जिस तरह आप यू आयर ग्लास फिगर देखते हैं, बीच में वेस्ट होती है ना, तो उस तरह स्कैफोइड में ये चीज होती है। ल्यूनेट को अगर आप गौर से थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ी मून शेप्ड होती है, इसलिए हम इसको, ये थोड़ा ऐसे क्रेसेंट की तरह शेप्ड होती है, तो इसको हम इसलिए ल्यूनेट कहते हैं, क्योंकि लैटिन में लूनेट का मतलब मून शेप्ड होता है। फिर आपके पास ट्राइक्वेट्रल होती है। ट्राइक्वेट्रल को हम ट्राइक्वेट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्राइक्वेट्रल जो है वो 3 कॉर्नर्ड बोन है, ट्राइक्वेट्रल, राइट। और उसके ऊपर पिसिफॉर्म एक बिल्कुल छोटी सी पी शेप बोन होती है। हम इसको कहते ही पिसिफॉर्म इसलिए है क्योंकि पिसिफॉर्म का मतलब होता है, इट कम्स फ्रॉम पी शेप, लाइक मटर की तरह से, राइट। सो ये 4 बोन्स आपकी प्रॉक्सिमल रो बनाती हैं। फिर आपके पास एक डिस्टल रो आ जाती है। डिस्टल रो में आपके पास ट्रेपीजियम होती है। अगेन हम लैटरल टू मीडियल जा रहे हैं। आपके पास ट्रेपीजियम है जो कि चौड़ी सी क्वाड्रेंगुलर सी बोन है। इसको ट्रेपीजियम कहते हैं इसलिए क्योंकि ये क्वाड्रेंगुलर होती है, 4 साइडेड होती है। ट्रैपेजॉइड उसके बाद आती है, बिल्कुल छोटी सी बोन होती है। इट्स द स्मॉलेस्ट बोन इन योर हैंड। ओके, so the trapezium is so named because of its relevance to a Greek baby shoe. Then we have the capitate. As I told you guys, हम triceps पढ़े थे, biceps पढ़े थे. I said caput means the head, right? So triceps, 3-headed muscle. Biceps, 2-headed muscle. So capitate comes from the Latin word head. And then we have the hamate. Hamate का मतलब होता है hook. तो अगर आप ये गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे hamate है, इसके ऊपर hook निकला हुआ है। सो हैमेट मीन्स, इसमें लैटिन में इसका मतलब हुक होता है। तो हमारे पास प्रॉक्सिमल बोन्स हो गई और डिस्टल बोन्स भी हो गई। जो डिस्टल रो में हमारे पास ट्रेपीजियम, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट, राइट। आई होप दैट वाज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द 5 मेटाकार्पल्स। ये आपके 5 मेटाकार्पल्स हैं। एज यू कैन सी देम हियर, वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द थंब एंड एंड एट द लिटिल फिंगर। वी हैव 5 मेटाकार्पल्स। मूविंग ऑन टू द phalanges, we have look at these phalanges. We have 3 तरह की phalanges। ठीक है। सबसे पहले we have the phalanges lie distal to the metacarpals। तो as you can see, ये सारी phalanges आपकी metacarpals से distal हैं।
फैलेंजेस को हम किस तरह से नाम करते हैं कि हमारे पास हमारे पास प्रॉक्सिमल फैलेंसेस हैं, ठीक है। थंब इज डिफरेंट क्योंकि थंब में सिर्फ दो फैलेंसेस हैं, सिर्फ दो फैलेंजेस हैं, सॉरी। तो हमारे पास प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है आपके 4 डिजिट्स में, एंड देन वी हैव द इंटरमीडिएट फैलेंक्स, एंड देन वी हैव द टर्मिनल फैलेंक्स। सो द डिस्टल फैलेंक्स हैज दिस खास किस्म की ट्यूबरोसिटी एट द एंड। कैन यू सी इट हियर, और कैन यू सी इट, कैन आई शो इट टू यू हियर? ये जो ट्यूबरोसिटी एंड में बनी हुई है ना, दिस ट्यूबरोसिटी सपोर्ट्स द फिंगर टिप पैड। तो हमारे फिंगर टिप्स के आगे जो पैड होता है ना, पैड ऑफ फैट, इसको सपोर्ट करती है ये ट्यूबरोसिटी। अब हमारे पास प्रॉक्सिमल फैलेंक्स हो गई, इंटरमीडिएट फैलेंक्स हो गई, टर्मिनल फैलेंक्स हो गई। उसके बाद हमारे पास थंब है। थंब ओनली हैज 2 phalanges. There's a proximal phalanx and there's a distal phalanx. Moving on to the bones that participate in the wrist joint. अगर मैं अपने wrist joint को देखूं, या मैं इसको रखूं और मैं इसके नीचे, here. So if I keep this and I have the radius and ulna beneath it, and I know that the radius articulates on the wrist side and the ulna articulates on the medial side. तो हमारे पास यहाँ पे एक रिस्ट जॉइंट फॉर्म होगा। तो अब रिस्ट जॉइंट में कौन कौन से आपके पास बोन्स पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, एंड समटाइम्स दिस कम्स एज एन एसईक्यू आल्सो। आपके पास एक रेडियस होती है, देन वी हैव द अल्ना, बट यू नो दैट वी हैड अ ट्रायंगुलर डिस्क दैट आर्टिकुलेट्स विद द रिस्ट जॉइंट। हम उस ट्रायंगुलर डिस्क को बोलते हैं कि रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट करेगा। एंड देन वी हैव द स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम। तो ये तीनों बोन्स आपकी रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रही होती है। ऑलराइट, moving on to the general points, the palmar aspect. So basically, the palmar aspect of your hand has a concavity, right? And on the dorsal aspect, there's a convexity. अगर आप देखें तो हाथ की palmar side थोड़ी सी bowl shaped होती है. It has a concavity, but the dorsal aspect has a convexity. ठीक हो गया। तो हमने ये देख ली कि ये स्कैफोल्ड थी, ये ल्यूनेट थी, फिर ट्राइक्वेट्रम थी। ये तीनों बोन्स आपकी रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट करी थी, उसके ऊपर पिसिफॉर्म पड़ी हुई थी, ये अटैच्ड होती है इसके ऊपर, बट इट्स लिटरली प्लेस्ड कुदरती तौर पे ऑन द ट्राइक्वेट्रम। ओके, सो लैटरल टू मीडियल जा रहे हैं। फिर हम, ये हमारी प्रॉक्सिमल रो हो गई, और डिस्टल रो में बस ट्रेपीजियम, ट्रापेजॉइड, ट्रेपीजियम सो नेम्ड बिकॉज इट्स 4 sided, trapezoid so named because it's really small, it resembles a Greek shoe. Then we have the capitate, it's the largest bone, it resembles a head. Then we have a hamate which has a hook next to it, literally on it. Moving on to the scaphoid, अब हम bones थोड़ी सी डेप्थ में देखेंगे। Scaphoid is so named because it's bone shaped, right? It has an articular surface for trapezium, it is an articular surface for radius, as I told you। क्यों radius के लिए इसके पास एक articular surface है? क्योंकि ये wrist joint में participate कर रही है। हमारे पास यहाँ पे इसकी वेस्ट होती है, मतलब ये पूरी बोन है तो ये इसकी वेस्ट है, और इसकी वेस्ट इज वेरी कॉमन टू फ्रैक्चर्स। ये बोट शेप्ड होती है, ट्यूबरकल ऑन लैटरल साइड, ट्यूबरकल डायरेक्टेड लैटरली फॉरवर्ड एंड डाउन। स्कैफोल्ड की अटैचमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ऑस्टियोलॉजी ऑफ द हैंड की बात करते हैं तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हियर कॉल्ड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। We will look at the flexor retinaculum because it's really important. It's a strong band of fibers जो कि ब्रिज करते हैं एंटीरियर कॉन्कैविटी ऑफ कार्पस। ठीक है, तो एंटीरियरली जो आपकी कॉन्कैविटी होती है, जो कार्पस बोन्स बना रही होती हैं, इसको ये ब्रिज करती है। ठीक है, let me check if my charger is connected guys, sorry। तो ये हमारी जो एंटीरियर बोन्स की I will just pause this video to place my charger properly. Fortunately, my charger was not working and I had to switch to another place to make sure it does. Okay. So we have the flexor retinaculum, which is also known as transverse carpal ligament. It's a strong band of fibers. ये क्या करता है? आपकी जो anterior concavity होती है कार्पस बोन्स की, इसको ब्रिज करता है, राइट? तो नीचे से एक concavity है और उसके ऊपर इसको ब्रिज करने के लिए नेचर ने कुछ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स प्रोवाइड किए हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। इसकी अटैचमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नीचे से एक नर्व गुजरती है, मीडियन नर्व, और जब आपका ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ फाइबर्स इन्फ्लेम होता है या किसी वजह से, किसी ओवर यूज एक्शन की वजह से ये कंप्रेशन करता है नीचे के स्ट्रक्चर्स को जिसके नीचे से गुजर रहे हैं, तो उसमें सबसे कॉमन मीडियन नर्व होती है। और इसलिए इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन टू रिमेम्बर। तो इसकी अटैचमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियली
इट इज अटैच्ड टू द पिसिफॉर्म एंड हुक ऑफ हैमेट। तो अगर आप मीडियल साइड पे देखें तो हमारे पास ये हुक ऑफ हैमेट, राइट, हुक ऑफ हैमेट और पिसिफॉर्म से अटैच्ड है। और लैटरली इट इज अटैच्ड टू द ट्यूबरकल ऑफ स्कैफॉइड एंड द क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। सो एज यू कैन सी हियर, इट्स अटैच्ड टू द हुक ऑफ हैमेट एंड द क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी इमेज पे आप यू कैन अप्रिशिएट इट, ये आपकी पिसिफॉर्म बोन है और ये ट्राइक्वेट्रम बोन है। तो यहाँ पे स्कैफॉइड है, ठीक है। थोड़ा सा, थोड़ा ये आगे वाली साइड पे आप पिसिफॉर्म और स्कैफॉइड देख रहे हैं, थोड़ा सा इससे आगे एज इन प्रॉक्सिमली थोड़ा सा डिस्टली आओगे तो देखोगे कि हुक ऑफ हैमेट है और ट्रेपेजियम, राइट। तो यहाँ पे आप क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम देख रहे हैं और यहाँ पे हुक ऑफ हैमेट देख रहे हैं, और यहाँ पे फिर आप पिसिफॉर्म बोन और स्कैफॉइड देख रहे हैं, राइट। तो बेसिकली इट्स एन ऑस्टियोफिब्रस टनल कॉल्ड द कार्पल टनल which allows for the passage of flexor tendons, जो आपके फोर आर्म और आर्म से फ्लेक्सर मसल्स आ रहे होते हैं जो हाथ को फ्लेक्स करते हैं, ये इस कार्पल टनल के थ्रू गुजरते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड के नीचे से गुजरते हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है, मीडियन नर्व, ठीक है। स्कैफोल्ड की अटैचमेंट्स थोड़ी सी अगर हम देखें तो द ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफोल्ड प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट टू द फ्लेक्सर रेटिनाculum as we studied above and a few fibers of the abductor pollicis brevis, ठीक है। थंब का एक मसल होता है abductor pollicis brevis, by its name it abducts the thumb and it has an attachment to the scaphoid. Moving on, the most common fracture of scaphoid, and it's very commonly tested in MCQs and SEQs, is when it's को फूश से याद रखो, it's when there's a fall on an outstretched hand. तो आप basically गिरते हुए you fall on an outstretched hand, and which bone gets fractured first? The scaphoid gets fractured. It's always caused by a fall on the outstretched hand. We commonly try to break a fall by putting our hands out for protection like this. Landing on an outstretched hand makes the hand and wrist injuries, including a fracture of the scaphoid bone, fairly common. Most commonly, as बताया था कि जो उसकी waist वाला part है bone का, वो affect होता है। तो let me show it to you here. स्कैफोल्ड की बोन में एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है? एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से जो रेडियल आर्टरी गुजर रही होती है वो स्कैफोल्ड को न्यूट्रिएंट आर्टरी प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। अब ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो जब फ्रैक्चर नेक्रोसिस के साथ होता है ना, तो आपके पास प्रॉक्सिमल सेगमेंट का हमेशा नेक्रोसिस होता है। प्रॉक्सिमल सेगमेंट का क्यों होता है? क्योंकि अ, आपकी जो बोन्स, ये जो आपके रेडियल आर्टरी है ना, वो आपको एग्जैक्टली इस शेप में सप्लाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जहां पे आपके पास न्यूट्रिएंट आर्टरी सेपरेट होती है ना, प्रॉक्सिमल अलग है, डिस्टल अलग है, तो आपके पास वहां पे इंटैक्ट होती है ब्लड सप्लाई। लेकिन जहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरीज, रेडियल आर्टरी एक ही जगह से दोनों आर्टरीज दे रही है, तो वहां पे आपके पास प्रॉक्सिमल सेगमेंट का नेक्रोसिस होगा। ठीक हो गया? समझ आई है ये बात? आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन, वी हैव द ल्यूनेट, एज वी सेड कि ये मून शेप्ड बोन है। इसके पास, क्योंकि लूनेट के बिल्कुल साथ आपके पास स्कैफॉइड है, तो यहाँ पे एक सेमी ल्यूनर सरफेस है स्कैफॉइड की लैटरल साइड पे, और मीडियल साइड पे क्योंकि ट्राइक्वेट्रल प्रेजेंट है, ट्राइक्वेट्रम ट्राइक्वेट्रल हम दोनों चीजें कहते हैं इस बोन को, जो लूनेट के मीडियल साइड प्रेजेंट है उसके लिए इस पे एक क्वाड्रिलैटरल सरफेस है। Moving on to the triquetral. It's a pyramidal isolated oval facet on the palmar surface. The triquetral has a pyramidal isolated facet on on the distal surface, as you can see here, right? Pisiform जिस बोन के ऊपर प्लेस्ड है हम उसको ट्राइक्वेट्रल कह रहे हैं। ये ओवल फैसेट क्यों है डिस्टल सरफेस पे? क्योंकि इसके ऊपर पिसिफॉर्म बोन अटैच्ड है, और जो इसकी मीडियल सरफेस है वो कंटिन्यूस है और नॉन आर्टिकुलर है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे बोन ही एंड हो रही है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकुलेशन नहीं है मीडियल सरफेस पे। ठीक हो गया? एज यू कैन सी हेयर, ये आपकी ट्राइक्वेट्रल है, ये हैमेट के साथ आर्टिकुलेट करती है, ल्यूनेट के साथ आर्टिकुलेट करती है, और पिसिफॉर्म के साथ आर्टिकुलेट करती है, और ये वो नॉन आर्टिकुलर सरफेस है क्योंकि यहाँ पे आपकी बोन्स एंड हो रही है मीडियली, ठीक है। पिसिफॉर्म ऑलमोस्ट इसके ऊपर पड़ी हुई है, ल्यूनेट आपके पास है और हैमेट आपके पास है, इन दोनों के साथ आर्टिकुलेशन हो रही है। मूविंग ऑन टू द पिसिफॉर्म बोन, आई सेड इट्स अ वेरी स्मॉल पी शेड बोन, इसका नाम ही यहाँ से आता है, और इसके पास सिर्फ एक आर्टिकुलर सरफेस है। क्यों? क्योंकि ये लिटरली ट्राइक्वेट्रल के ऊपर पड़ी है, इसके मीडियल और लैटरल पे कोई बोन नहीं है, इट्स जस्ट लिटरली
sitting on top of the triquetral, and it was also giving attachment to the flexor retinaculum. जब हमने flexor retinaculum पढ़ा था, my bones just fell, guys. Okay, इसकी एक lateral surface है that's grooved by the ulnar nerve. ठीक है, ये याद रखना important है क्योंकि मैं आपको आगे एक image दिखाऊंगी. आई होप दैट इमेज इज नेक्स्ट. हाँ जी, तो ये देखें, आपकी जो पिसिफॉर्म की लैटरल सरफेस है वहां पे आपकी अल्नर नर्व पास करती है. ठीक है, इसकी लैटरल सरफेस जो है यहाँ से अल्नर नर्व आपकी पास करती है, जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रही है. तो अब यहाँ पे अल्नर आर्टरी नजर आ रही है. अभी ये याद कर लो. The pisiform gives attachment to the flexor. I think there's another image in which I'll show you the ulnar nerve also. The pisiform gives the flexor carpi. ये जो ये टेंडन है ना, ये flexor carpi ulnaris का टेंडन है. तो ये देखो, ये इसको अटैचमेंट देता है. ठीक है, तो यहाँ से इसकी लैटरली कौन सी आपकी अल्नर आर्टरी गुजर रही है, यहाँ से अल्नर नर्व भी गुजर रही होती है, और फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस को ये अटैचमेंट दे रहा होता है. फिर ये अटैचमेंट देता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को, एज वी स्टडीड बिफोर. फिर ये एक मसल होता है एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई, उसको भी अटैचमेंट देता है. और जिस तरह आपके पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पामर साइड पे, आपके पास डोर्सल या पोस्टीरियर साइड पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, तो ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को भी अटैचमेंट देता है. यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैफोल्ड का ट्यूबरकल और ट्रेपीजियम का ट्यूबरकल, ये अटैचमेंट देते हैं, और पिसिफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट. और अगर अच्छी तरह हम याद करें तो हमने पहले पढ़ा था कि जो क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम है वो एक्चुअली इसको अटैचमेंट देता है. ये वो abductor digiti minima दिखाया हुआ है मैंने, जिसकी अटैचमेंट मैंने बताई थी. ये देखो, ये पिसिफॉर्म से ओरिजिनेट कर रहा है. ठीक है, यहाँ से अटैचमेंट ले रहा है. abductor digiti minima, digiti minima क्यों? क्योंकि सबसे छोटी आपकी डिजिट है, पिंकी फिंगर. ठीक है, मूविंग ऑन, हमारे पास हैमेट पे आ जाते हैं. हैमेट बहुत खूबसूरत बोन है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतना एविडेंट हुक बना होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग विद द हुक ऑफ हैमेट ऑन द हैमेट बोन. इट्स अ वेज शेप बोन, hook near the base. इसकी it projects from the distal palmar surface and it directs laterally. As you can see, कि it directed, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये थोड़ा सा laterally डायरेक्ट करता है आपका हुक. ठीक हो गया. हैमेट भी अटैचमेंट दे रहा था. हमें याद है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को हुक ऑफ हैमेट भी अटैचमेंट दे रहा था. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अलावा एक और मसल था हमारे पास, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई ब्रेविस. ठीक है, ये भी आपके पास अटैचमेंट लेता है. फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, अपोनेंस डिजिटी मिनिमाई, दोनों इससे अटैचमेंट लेते हैं आपके हैमेट से. ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई और अपोनेंस डिजिटी मिनिमाई दोनों आपके, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई और अपोनेंस डिजिटी मिनिमाई, ठीक है, दोनों आपकी अटैचमेंट लेते हैं. अपोनेंस रिपोजिशन याद है? अपोनेंट, अपोनेंट, ऑपोजिशन रिपोजिशन, ऑपोजिशन रिपोजिशन. ठीक है, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन. तो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई और अपोनेंस डिजिटी मिनिमाई, ये दोनों आपके इन दोनों मसल्स की अटैचमेंट आपकी हैमेट पे हो रही है. मूविंग ऑन, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द गायंस कनाल. अच्छा जी, गायंस कनाल क्या है? इट्स ऑल्सो नोन एज द अल्नर कनाल. क्यों अल्नर कनाल? क्योंकि यहाँ पे अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व पास करती है एक कनाल बना के. वो कनाल कैसे बनता है? It's a passageway in the wrist that the ulnar nerve and artery pass through. It's located on the medial ulnar side of the nerve. Medial ulnar side of the wrist. ये देखो कि ये thumb है, तो ये medial side है, ये radial side है, right? It extends from the proximal edge of the pisiform bone, that was our P-shaped छोटी सी मटर जैसी bone, and to the hook of the hamate. If you can see कि जो P-shaped pisiform है वो थोड़ी सी उठी हुई है, राइट, और हुक ऑफ हैमेट भी उठा हुआ है. तो दोनों के बीच में अगर मैं एक पैसेज वे ऐसे करके बना दूं तो जगह बनती है नीचे की, और उस जगह में क्या गुजरती है? अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं ट्रेपीजियम पे. ट्रेपीजियम बाय इट्स नेम क्वाड्रिलैंगुलर है, ट्रैपीजियम. ट्रैपेजॉइड से याद रख सकते हैं, ट्रैपेजॉइड बोन नहीं, द ट्रैपेजॉइड शेप ऑफ द मैथ स्क्वायर्स दैट वी लर्न. क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम में आपके पास चार शेप बोन होती है ये. ठीक है, इट्स क्वाड्रिलैंगुलर, इट हैज अ क्रेस्ट एंड ग्रूव एंटीरियरली. इस पे एक सेलर सरफेस होती है डिस्टली. डिस्टली यहाँ पे एक मैं दिखाती हूँ. डिस्टली यहाँ पे एक इसकी ट्रेपीजियम की सेलर सरफेस होती है. ये देखो, यहाँ पे डिस्टली
एक सेलर सरफेस होती है। ये सेलर सरफेस क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि थंब के साथ ये एक जॉइंट बनाता है जो कि सैडल जॉइंट होता है। सैडल का मतलब है घोड़े के ऊपर जो जगह होती है ना, वो इस तरह से होती है। तो लिटरली इसके ऊपर ऐसी इस तरह से बना हुआ है एक सेलर सरफेस है ट्रेपीजियम के ऊपर, जिसके ऊपर ऐसे करके मेटाकार्पल बैठी होती है फर्स्ट थंब की। बाकी जितनी भी जॉइंट्स हैं आपके पास कार्पल जॉइंट्स, वो सारे प्लेन जॉइंट्स हैं। लेकिन जो आपकी ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल जो कि थंब है उसके साथ जॉइंट है, वो सैडल टाइप जॉइंट बनता है। इस पे एक पामल सरफेस होती है जो कि फ्लेक्सर कार्पल रेडियालिस का ग्रूव ऑफर करती है। यहाँ से फ्लेक्सर कार्पल रेडियालिस का ग्रूव आपका टेंडन पास करते मैं आपको दिखा दूंगी। देयर इज अ ग्रूव लैटरली लिमिटेड बाय द क्रेस्ट ऑफ द बोन इटसेल्फ, आई विल शो यू दैट एज वेल। And we've already discussed the cellular articular surface. Moving on, this is the crest I was showing you that gives origin to the abductor pollicis brevis, the flexor pollicis brevis, and the opponens pollicis. These three muscles form the thenar eminence. जब हम अपने थंब के पास देखते हैं तो हमारे पास एक ये एमिनेंस फॉर्म होती है, इसको हम थीनार एमिनेंस कहते हैं। थीनार एमिनेंस में हमारे पास कौन से तीन मसल्स होते हैं? The abductor pollicis brevis, the flexor pollicis brevis, and द अपोनेंट्स पॉलिसिस। ठीक है, तो थंब के मूवमेंट्स के मसल्स आपके पास यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। अब हमने यहाँ से पढ़ा था कि ट्रेपीजियम के ट्यूबरकल पे या क्रेस्ट पे हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की भी अटैचमेंट्स होती है। द ग्रूव जो मैंने बात की थी कि यहाँ पे ग्रूव फॉर्म होता है जिसे फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस पास करता है, वो इसके क्रेस्ट, ये जो इसका क्रेस्ट है ना, ये इसका क्रेस्ट है, कैन यू सी इट, ये इसका क्रेस्ट है। क्रेस्ट के बिल्कुल साथ यहाँ पे ग्रूव बन रहा है। इस ग्रूव के एरिया में फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस का ग्रूव पास करता है। ये देखो फ्लेक्सर कार्पा, ये ट्यूबरकल ऑफ ट्रेपीजियम है और यहाँ से फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये देखो, ये ग्रूव है, ट्यूबरकल है, और उसके साथ ट्यूबरकल जहाँ पे होगा उसके नीचे ग्रूव बनेगा ना, उसके बिल्कुल साथ से ये आपका टेंडन पास करता है। मूविंग ऑन टू द ट्रेपेजॉइड, दिस वाज अ वेरी स्मॉल बोन, बिल्कुल बेबी शू की तरह थी, ग्रीक में बेबी शू बोलते हैं इसको। इसकी जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है वो बड़ी है, और छोटी क्या है, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस। दो आर्टिकुलर सरफेसेस है ना, एक आपके पास डिस्टल है जहाँ पे आपके पास सेकेंड मेटाकार्पल होती है, और एक आपके पास प्रॉक्सिमल है जहाँ पे स्कैफॉइड बोन होती है। तो वो डिस्टल वाली ऑब्वियसली वो कह रहे हैं बड़ी है। फिर हमारे पास पामर सरफेस है जो कि प्रोलॉन्ग्ड है लैटरली। ठीक है, ये लिखा हुआ है उन्होंने कि जो आगे पामर सरफेस है वो ऐसे प्रोलॉन्ग हुई हुई है इस बोन की। फिर हम चलते हैं कैपिटेट पे। कैपिटेट इज द बिगेस्ट बोन, ठीक है, लार्जेस्ट बोन है। और ये इस तरह से भी याद रह सकती है कि सर काफी बड़ा होता है ना बेबीज का, तो इट कैपिटेट हमारा हेड से आता है। लैटिन में कैपिटेट वर्ड कम्स फ्रॉम द हेड। इसके ऊपर एक फैसेट होती है, आपके यहाँ पे दिखाती हूँ, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल्स के लिए फैसेट होती है। ये नेविकुलर, फॉर नेविकुलर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम स्कैफॉइड कह रहे हैं। तो ये स्कैफॉइड के साथ भी आर्टिकुलेट करती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इफ यू हैव अ स्केलेटन और इफ यू कैन ओपन अप अ गुड image on Google, or if you can follow these bones here, it will be easier for you to follow through with what I'm saying. Moving on to the trapezium. The trapezium is a you can see it here. ट्रेपीजियम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक बोन है जिसके ऊपर हमारे पास ट्रेपीजियम रिपीट हो गई है यहाँ पे, है ना। हम ट्रेपीजियम कर चुके हैं। मूविंग ऑन। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, आई वॉज कंफ्यूज कि ट्रेपीजियम दोबारा कैसे आ गई है। ठीक है, तो हमने ट्रेपीजियम पढ़ लिया है। ट्रेपीजियम ये थी जिसके ऊपर फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस का ग्रूव था। अच्छा जी, ट्रेपीजियम के बिल्कुल साथ ट्रापेजॉइड थी। ठीक हो गया। आई होप आई एम एबल टू फॉलो थ्रू विद दिस प्रॉपरली। द जॉइंट्स ऑफ द हैंड एंड द रिस्ट, जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो जितने भी आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, कार्पल जॉइंट्स के बीच में इंटरकार्पल जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकार्पल जॉइंट्स। और फिर जब हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स शुरू होती हैं तो कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल के बीच में कौन से होते हैं? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। इजी टू अंडरस्टैंड। फॉलोइंग थ्रू मेटाकार्पल से आगे फाइलेंजिस तक आ जाए तो फिर यहाँ पे कौन से जॉइंट होते हैं जो नकल्स बनाते हैं हमारे? वो होते हैं इंटरफैलेंजल जॉइंट्स। अच्छा, इंटरफैलेंजल जॉइंट क्यों बोलेंगे हम? सिर्फ वो थंब में बोलेंगे। अगर जो बाकी सारे डिजिट्स हैं उसमें मेटाकार्पोफैलेंजल। क्यों मेटाकार्पोफैलेंजल? क्योंकि ये सारे मेटाकार्पल्स हैं और ये सारे फैलेंजेस हैं। ठीक हो गया। फिर ये फैलेंजेस हैं, ये फैलेंजेस हैं,
तो ये आपके प्रॉक्सिमल फाइलेंजेस हैं और ये आपके इंटरमीडिएट फाइलेंजेस हैं और ये डिस्टल फाइलेंजेस हैं। तो ये दोनों को आप इंटरफैरेंजियल जॉइंट्स कहते हैं। आप प्रॉक्सिमल इंटरफैरेंजियल जॉइंट भी कह सकते हैं, आप डिस्टल इंटरफैरेंजियल जॉइंट भी कह सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप सिर्फ इंटरफैरेंजियल जॉइंट्स भी कह सकते हैं। और थंब की जब बात करें तो थंब पे आपके पास इंटरफैरेंजियल जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत बना हुआ है, यहाँ पे आपका इंटरफेरेंशियल जॉइंट। ओके, क्लिनिकल कॉरिलेशन। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में पढ़ा चुकी हूँ। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर अल्नर नर्व पास करती है और नीचे मीडियल नर्व, ठीक है। और इसकी अटैचमेंट कहाँ कहाँ होती है? You guys should be able to explain that by now. Flexor retinaculum की medially attachment hook of hamate और pisiform पे होगी और laterally crest of trapezium and scaphoid bone, right? So it's very important to understand this क्योंकि आपकी नॉर्मल पोजिशन ऑफ नर्व्स जो ये होती है ना, इसमें अगर आपकी ल्यूनेट की आप अच्छा बेसिकली ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अगर कंप्रेशन हो जाए तो आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर ल्यूनेट बोन, ये वाली ल्यूनेट बोन अगर डिसलोकेट हो जाए, राइट, ये वाली लूनेट लोन अगर डिसलोकेट हो जाए तो आपको क्या मिलता है? एप लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड मिलती है, ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू द जनरल फीचर्स ऑफ मेटाकार्पल्स। अब हम मेटाकार्पल्स की बात कर रहे हैं। मेटाकार्पल्स क्योंकि एक मिनिएचर लॉन्ग बोन है तो इसमें हमारे पास लॉन्ग बोन की सारी चीजें हैं। लॉन्ग बोन में क्या क्या था? हमारे पास हेड था, फिर हमारे पास हेड था, हमारे पास शाफ्ट थी और हमारे पास बेस थी। इसका हेड जो है वो राउंडेड होता है, पीछे से नकल्स, आप डोर्सल साइड पे नकल्स देख सकते हैं। पामर साइड पे ये थोड़े से एक्सटेंडेड होते हैं, यू कैन फील देम हियर। द शाफ्ट इज कॉनकेव, पामर डोर्सल फ्लैट एरिया। अच्छा, जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइड से कॉनकैविटी क्रिएट करती है। जितनी भी आपकी मेटाकार्पल्स हैं ये अपनी साइड से ऐसे कॉनकैविटी क्रिएट करती हैं। बेसेस, इनकी जितनी भी बेसेस हैं ये irregularly expanded है to fit with the distal row of carpal bones. shaft important इसलिए क्योंकि जो इनकी shafts होती हैं वो साइडों से थोड़ी सी कॉनकेव होती हैं क्योंकि ये इंटरोशिया को अटैच करती हैं। आपके पास डोर्सल इंटरोशिया होते हैं और पामर इंटरोशिया होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज दैट ऑन द थर्ड, आपकी जो थर्ड डिजिट होती है उसके ऊपर कोई इंटरोशिया नहीं होता, राइट। कोई पामर इंटरोशिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पामर इंटरोशिया को आप पैड से याद रखें। पामर इंटरोशिया एडक्ट करता है, इट ब्रिंग्स समथिंग, इट ब्रिंग्स योर डिजिट्स क्लोज टू द मिड लाइन। एंड डॉर्सल इंटरोशिया का आप डैब से याद रखते हैं, इट टेक्स योर डिजिट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, इट एबडक्ट्स ऑल योर फिंगर्स, राइट। So you can you can abduct, take your finger away from the midline, the middle finger, the third digit. But how can you bring it back to the midline? It is literally itself the midline reference for adduction, which is why nature has made our interossea in a very smart way. We do not have palmar interossea for the third digit. This comes up as a question sometimes, and it can be fun for the critical thinkers here. एनीवेज मूविंग ऑन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऑसिफिकेशन कार्पल बोन्स की। ये आपको नंबर्स, ये PD84 की इमेज है और ये आपको नंबर्स बस ये बता रहे हैं कि कौन सी बोन किस ईयर में ऑसिफाई करती है। पिसिफॉर्म इज द लेटेस्ट बोन टू ऑसिफाई, द कैपिटेट, द हैमेट इज द फर्स्ट वन, इट ऑसिफाइज इन द फर्स्ट ईयर. Why are these bones important? For example, you have a child who had a fracture of his wrist maybe, and you got an x-ray done and you don't know how old the child is, and maybe at 10 years old he got the x-ray done. Now which bone will you not be able to see on the carpal bones on the x-ray? You will not be able to see the pisiform bone, which is tarah se these questions sometimes come up on exams, and maybe that's why knowing the ossification years can be important. Moving on to some clinical correlations, we have a Bennett's fracture. Now, the Bennett's fracture is it's a fracture of the thumb. It's a fracture of the first metacarpal of your thumb. Fracture the base of the first metacarpal is called the Bennett's fracture. It involves the anterior part of the base and is caused by a force along its long axis. The thumb is forced into a semi-flexed position and cannot be opposed. The fist cannot be clenched.
The metacarpals may also be fractured by direct or indirect violence. Usually, direct violence usually displaces the fracture segment forwards. Indirect violence displaces them backwards. So you have a Bennett's fracture, and you also have a reverse Bennett's fracture. The reverse Bennett's fracture happens on the pinky finger or the fifth metacarpal, but the first metacarpal is actually your Bennett's fracture. Moving on, we have the carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome कब होता है? The carpal tunnel is a small space, meaning its content can be easily compressed. Carpal tunnel है क्या? कुछ भी नहीं है. Flexor retinaculum जो है वो medially और laterally जिन bones से attached था. हमारे पास laterally स्कैफोल्ड थी और ट्रेपीजियम थी, और मीडियली हमारे पास पिसिफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट था. यहाँ पे हम देख सकते हैं हैमेट के ऊपर आपकी ये अटैच्ड है, और ये वाली बोन उन्होंने नेम नहीं की हुई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रेपीजियम है. तो उसके ऊपर आपने एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लगा दिया, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे कुछ मसल्स कुछ स्ट्रक्चर्स पास करें. स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, जो कि फोरआर्म और आर्म से आ रहे हैं, और ये नर्व है. ये नर्व कौन सी है? मीडियन नर्व है. It can be easily compressed. Why? Because of overuse actions of the hand. Symptoms of carpal tunnel syndrome are produced due to compression of the median nerve. Carpal tunnel syndrome may be idiopathic. Idiopathic, idiot से याद रखें, idiopathic का मतलब है आपको cause unknown है. Where there is no obvious cause, or may result due to inflammation and swelling of the tendon on and tendon sheaths. Common causes of carpal tunnel include rheumatoid arthritis, pregnancy, and repetitive use of the tendons. Thank you guys. I hope that was clear to you. If you have any questions, do jot them out below. I will post a link to the quizzes quiz. Hope you guys take it and let me know how it was. Thank you. Take care.